बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बेसिकली दो आर्टिकल्स को मिलाकर पढ़ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। चूँकि इन दोनों में आपस में रिलेशन भी बिल्ड होता है, लिहाजा हम इनको एक ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ, जो मैं पहले भी कहता हूँ कि अपने सिलेबस को गौर से पढ़ा करें और सिलेबस में लिखी हुई चीज़ों को, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R है, तो MCAT में डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जो सिलेबस आउटलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग मेकिंग अ कॉन्सेप्ट, रिगार्डिंग मेकिंग अ क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह स्लाइड बाय स्लाइड हम डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस करते जाएंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? वो स्पेस जो चार्ज के गिर्द एग्जिस्ट करती है, जिस स्पेस में अगर कोई और पार्टिकल, कोई टेस्ट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज हम लाएं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आइदर अट्रैक्टिव आइदर रिपल्सिव। अगर टेस्ट चार्ज है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सिव और एक नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बियर करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला इसका आप पढ़ चुके हैं, F/Q, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। और यहाँ से फोर्स की इक्वेशन भी याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन होती है F=Q/E। आगे जाके ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे व्हेनेवर आई विल से दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब होगा QE। एक तो ये बात हो गई। फिर फील्ड सिमेट्री से रिलेटेड पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड आउटवर्ड है, जो नेगेटिव चार्ज है उससे फील्ड इनवर्ड है। ये जो नेगेटिव चार्ज है या फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके लिए सेम सिमेट्री यूज़ हो सकती है, क्योंकि ग्रेविटी भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। तो अगर कहीं पर आपके पास एक ऐसी लाइन क्रिएट हो, ठीक है, जो इनटू या टुवर्ड्स द चार्ज हो, तो इट कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, उसके बाद फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने बुक में पढ़ी हैं कि जहाँ जहाँ फील्ड लाइंस क्लोज़र होती हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती, और जैसे जैसे ये एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी इनकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से कम होती जाएगी। फिर किसी भी फील्ड लाइन पर टेंजेंट आप तब ड्रॉ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये टेंजेंट्स जो हैं ये हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं एज इट इज़। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होती है, एक ही डायरेक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने स्टेटमेंट दी अभी के इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं हो सकती, उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप जो मेरा बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड का FSC का लेक्चर है उसको एक दफ़ा देखें। बल्कि मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इस लेक्चर पे आने से पहले आप जो मेरे FSC के लेक्चर्स हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वो लाजमी देखें, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स, कोई एक चार्ज है, तो उस चार्ज से निकलने वाली जो फील्ड है, चूँकि ये विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वीक होती चली जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वेशन जो हम डिराइव करते हैं, E=KQ/R²। पिछले लेक्चर में मैंने कहा कि जो कूलम फोर्स है वो दोनों चार्जेस पे डिपेंडेंट होती, यानी उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंडेंट होती, यानी किसी एक चार्ज को हम रेफरेंस बना लेते हैं। चूँकि E का रिलेशन R के साथ इनवर्स स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पर E और R के दरमियान एक ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इट विल बी दैट कर्व लाइन, जैसे बिल्कुल कूलम्स लॉ में बनी थी। और सिमिलरली अगर हम ग्राफ बनाएं E एंड 1/R², तो फिर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो फिजिक्स में एज इट इज़ फॉलो होते चले जाएंगे। फिर फील्ड्स की कैपेसिटीज़ पे आ जाएं कि फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होगा। वो लाइंस जो इक्वली स्पेस्ड हों, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होंगी तो उनकी इंटेंसिटी सेम पॉइंट्स पर सेम होगी, तो दीज काइंड्स ऑफ फील्ड्स विल बी नेम्ड एज यूनिफॉर्म फील्ड्स। यहाँ पर आपके पास एक सिमेट्री बनी हुई है। अब देखें, जहाँ फील्ड्स के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा है वहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म है,
जहाँ ये डिस्टेंस वेरी करेगा वहाँ पे फील्ड भी वेरी करेगी। फिर डिस्टेंस एक जैसा हो गया तो फिर आपके पास जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो सेम होगी। अब ये एक क्वेश्चन है जो मुख्तलिफ बुक्स में दिया होता है और पूछा जाता है कि ए, बी और सी में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है। तो रिमेंबर वन थिंग, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब मैं आपको पैरेलल प्लेट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा। तो आपने ये अभी तक इसके ऑप्शन याद कर लें कि ई ए इक्वल्स टू ई सी बट बोथ द फील्ड स्ट्रेंथ्स आर ग्रेटर देन बी, क्योंकि बी पे लाइंस का गैप ज़्यादा है तो बी पे जो फील्ड है वो वीक होगी। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स कई तरह की हो सकती हैं अगर लाइंस के गैप्स डिफरेंट हैं। अब इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर पाथ। अब देखिए फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो सेम है और स्ट्रेट लाइन है बट इनके गैप्स डिफरेंट हैं। तो गैप्स डिफरेंट हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। लेकिन अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर रिलीज करेंगे तो इट विल फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर पाथ। फिर इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज कर रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ये बस इनको शेप्स के तौर पे याद रखना है। फील्ड शेप्स क्या होंगी अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज या दो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेस हों। तो देखिए अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फील्ड्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड विल एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप बनेगी। यहां पर फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, इस तरीके से। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एरोज आपने बाहर की तरफ बना देने हैं, अगर दोनों नेगेटिव है तो आपने एरोज अंदर की तरफ बना देने, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। फिर चार्ज सिमेट्री के अगर पैरेलल प्लेट्स हैं तो फील्ड जो होती है ना वो इन द मिडल ऑफ प्लेट्स यूनिफॉर्म होती। कॉर्नर्स पे जाके फील्ड थोड़ा थोड़ा टिल्टेशन शो करती है। इस पॉइंट पे फील्ड को फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो प्लेट्स के कॉर्नर्स पे जो फील्ड है वो फील्ड थोड़ी सी कर्व लाइन में होती है लाइक दिस। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म नहीं होगी बट इन द मिडल ऑफ द पैरेलल प्लेट्स द फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। तो यहाँ तक थोड़ा सा बेसिक शेप स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्टूडेंट्स इसी तरह अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिससे रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है और एक न्यूमेरिकल भी है। दोनों के तरीक़ेकार मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ज़ीरो फील्ड लोकेशन का डिस्टेंस या पॉइंट पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है। अगर तो एक सिंगल आपके पास सोर्स चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाके कहाँ पे ज़ीरो होगी। तो स्टूडेंट्स फार्मूला के क्यू और आर स्क्वायर कहता है कि वेयर आर वुड बी इन्फिनिटी ई वुड बी ज़ीरो। लेकिन अगर दो चार्जेस हैं, पेयर ऑफ चार्ज है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में दोनों सिमिलर हैं, सेकंड केस में दोनों ऑपोजिट हैं। तो नंबर वन याद रखें, अगर आपके पास सिमिलर चार्जेस हैं तो फील्ड उनके दरमियान में कहीं ज़ीरो होगी। यानी अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं तो फील्ड बिल्कुल मिडल में ज़ीरो होगी। लेकिन अगर दोनों में से एक चार्ज स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है तो फील्ड का ज़ीरो पॉइंट उस स्मॉलर चार्ज के करीब सपोज करना है। नंबर वन, अगर ऑपोजिट है तो फील्ड उनके दरमियान में कहीं ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और एंड किस पे होती है, नेगेटिव पर। तो वो जो पॉइंट ऑफ ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगा स्टूडेंट्स वो स्मॉलर चार्ज के करीब बिटवीन नहीं सपोज करना, कहीं बाहर सपोज करना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है और ये आपकी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखें ये पॉइंट P का हम डिस्टेंस Q से x सपोज कर लेते हैं जबकि पूरे सिस्टम के दरमियान डिस्टेंस d है। P का Q से डिस्टेंस x है लेकिन जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो d माइनस एक्स हो जाएगा। फिर पॉइंट P पर हम चूँकि कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 ड्यू टू Q मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड फ्रॉम 4Q। तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे KQ बाय एक्स स्क्वेयर, ये x डिस्टेंस है, इसके लिए लिखेंगे K4Q। ठीक है, यहाँ पे K4Q आ जाएगा, ये थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है आपने, डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखें KQ से KQ स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वेयर 4 ओवर d माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर बनेगा आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करना है और आपने करना भी है।
यू विल गेट x इज इक्वल टू d/3। यानी अगर ये टोटल डिस्टेंस d फॉर एग्जांपल 6 मीटर है तो जीरो फील्ड लोकेशन का पॉइंट इस चार्ज q से कहाँ पर है, x इज इक्वल टू d/3 यानी x इज इक्वल टू 6/3, x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये पॉइंट 2 मीटर के फासले पर है q से और 4 मीटर के फासले पर है 4q से। ऑलराइट, अब आपको थोड़ा याद आ रही होगी बात कि यही सेम चीज़ हमने पिछले लेक्चर में कूलम्स लॉ में भी की थी। वहाँ हम ज़ीरो फोर्स पॉइंट फाइंड करते हैं, यहाँ हम ज़ीरो फील्ड पॉइंट फाइंड करते हैं। बात तो एक ही है, जहाँ फील्ड ज़ीरो होगी वहाँ पे फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। फिर सेम यही प्रॉब्लम अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे तो सारी डेरिवेशन लिखी हुई है बट आई विल सजेस्ट कि अब आप इस पॉइंट x को, तो ये देखें 4q से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना हो जाएगा, हो जाएगा d+x। तो अगर इन बिटवीन ये पॉइंट होगा तो d-x आएगा, अगर अवे फ्रॉम द चार्ज लाइन होगा तो फिर d+x आएगा। x की वैल्यू इसमें आपने फाइंड करनी है। तो आई एम होपफुल कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे और ये दोनों चीज़ें जो है उनको प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं गॉसेस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशंस हैं। तो फ्लक्स की एक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है E और E इंटू ए, पूरी इक्वेशन है E a cos थीटा। इसका यूनिट एक तो माइंड में रख लें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड अगर मैक्सिमम फ्लक्स हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, ये जो आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं ये है एरिया, और अगर मैं यहाँ पर ये बोर्ड मार्कर को यूँ प्लेस करूँ तो ये इसका एरिया वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो असल में ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है ये एरिया है और ये लाइन उसके एरिया वेक्टर को शो कर रही है। याद रखें, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब लेट अस से कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास कर रही है तो वी विल सी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए। तो यहाँ पर ई ए cos 0 डिग्री आएगा। cos 0 का आंसर चूंकि 1 यानी मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स, तो फ्लक्स का आंसर भी मैक्सिमम आएगा। और यही एरिया अगर पैरेलल टू फील्ड हो जाए, अब देखें एरिया पैरेलल टू फील्ड हो गया बट एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो गया। जस्ट मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, अदरवाइज जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बस ट्रिक्स कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपके। तो यहाँ पर cos 90 आएगा तो फ्लक्स आपके पास क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फिर गॉसेस लॉ से जब हम किसी एक सिंगल चार्ज से किसी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स फाइंड करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला होता है Q/ε0, बुक से रिवाइज कर लेना है। अब ये जो फ्लक्स होता है ना स्टूडेंट्स, ये हम बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी कहते हैं कि किसी जगह से कितनी लाइंस पास कर रही हैं तो उसी को तो फ्लक्स कहते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किसी एक कूलम चार्ज की वजह से, तो बहुत आसान है। आप लिखेंगे phi इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय ε0, डिवाइड करें, ये आपके पास आंसर आएगा। आंसर याद रखना बहुत आसान है, 1.1 10⁻11 यानी 1 की सेल लगी हुई है समझ लें। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसी एक कूलम के चार्ज से, जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उनकी तादाद कितनी होगी, 1.1 × 10⁻11। फिर चूंकि ये इक्वेशन फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड शेप के लिए है तो स्टूडेंट्स वो शेप आपके पास स्फेयर हो, वो आपके पास कोई भी 3 डायमेंशनल क्लोज शेप हो और क्यूब हो, उस पूरी बॉडी से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो Q/ε0 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हम क्यूब केस को सपोज करें, तो अगर एक पूरा क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब के बिल्कुल मिडल में एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो पूरे क्यूब से जो इमर्ज होने वाला फ्लक्स है वो होगा Q/ε0। बट अगर आपसे कोई ये सवाल कर ले कि एक चार्ज बिल्कुल मिड में पड़ा हुआ है तो क्यूब की किसी एक साइड से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो क्यूब की साइड्स गिन लें, 1 2 3 4, ये ऊपर वाली 5 और नीचे वाली 6। टोटल क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो किसी एक साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा, Q/6ε0। ठीक है, 2 साइड से कर लेंगे तो फिर Q/6ε0 और 6 की 6 साइड से कर लेंगे तो ये एड अप होकर आपको ये सिंपल आंसर दे देगा। अगर आपके पास एक 3D स्फीयर है तो उसके अपर हाफ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, Q/2ε0। लोअर हाफ से कितना गुजर रहा है, Q/2ε0। और पूरे स्फीयर से Q/2 + Q/2, अगेन द आंसर विल बी Q/ε0। और एक बात याद रखें
कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होता है वो आउटवर्ड होता है और आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लक्स नेगेटिव यानी इनवर्ड होता है, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो फ्लक्स में कन्वेंशंस भी होती हैं, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव और उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज अगर एक क्लोज शेप में होगा तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, ज़ीरो। इसके लिए अक्सर ये वर्ड भी यूज़ होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की डेफिनेशन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव की वजह से फ्लक्स पॉजिटिव रखा जाएगा तो नेगेटिव की वजह से नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, सच दैट द नेट फ्लक्स विल बिकम ज़ीरो। तो यहाँ तक थोड़ा सा हमने रिकॉल किया गॉसेस लॉ को। अब इसकी एप्लीकेशंस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह अब जो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रोल है, सबसे पहले एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल शीट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। बहुत आसान कॉन्सेप्ट हैं, तवज्जो इधर रखनी है एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। बेसिक चीज़ हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने प्रूव कर लिया था वो प्रूव आप सिंपल बुक से आप एक दफ़ा रीडिंग करेंगे, मैं सिर्फ रिजल्ट्स की टेक्निक्स पे जाऊँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है ज़ीरो। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये नहीं रखनी कि ये सिर्फ मिड पॉइंट पे ज़ीरो है, इट इज़ ज़ीरो एनीवेयर इनसाइड द हॉलो कंडक्टर। ठीक होगी बात। फिर जब आप सेंटर से सरफेस तक आएंगे तो सेंटर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। सरफेस पे आकर ये सारे का सारा जो चार्ज है इसकी वजह से यानी राइट एट द सरफेस। अब यहाँ पे मैंने एक साथ ग्राफ भी बनाया हुआ है। ये ग्राफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस बता रहा है ड्यू टू अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखें स्टूडेंट्स, ज़ीरो यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो दिस रीजन विल गिव यू ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सरफेस के ऊपर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम E इज इक्वल टू के टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर जो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है। तो ये सरफेस पॉइंट हो गया। अब चूंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू शो करनी है तो E नॉट इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें, यानी राइट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। बुक पे तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ बताई है ना कि इनसाइड ही ज़ीरो है, तो सरफेस पे आएंगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। इसके बाद अब अगर आप इस सरफेस से दूर जाना शुरू कर दें, लेट्स से आप इस पॉइंट P पर हैं, तो नाउ दिस होल डिस्टेंस विल बी नेम्ड एज R। अब ये जो R डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको आप यूँ लिखेंगे कि लेट्स से इस पॉइंट P तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है, अप टू अ डिस्टेंस R कितनी है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑबे होगा, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जैसे ही आप सरफेस को लीव करेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी, यानी यहाँ पर ये रूल ओबे होगा, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो एक और बात ध्यान में रखें कि ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर एक सिंगल पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा किसी भी पॉइंट P के लिए, यानी हम यूँ ही समझेंगे कि ये सारा चार्ज Q किसी एक नुक्ते पर कंसंट्रेटेड और वहाँ से सारी की सारी कैलकुलेशंस ली जा रही। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, सरफेस पर मैक्सिमम, और उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू कर देगी अकॉर्डिंग टू E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये होगी फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन थी सिंगल शीट ऑफ चार्ज। अब बुक में तो सिर्फ पॉजिटिव है, उसका आंसर भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, बट रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड लेफ्ट साइड पे भी ओरिजिनेट करेगा, राइट साइड पे, यानी अवे फ्रॉम पॉजिटिव फील्ड चार्ज आती है फील्ड। तो अब आपने सिर्फ एक कॉमन सी बात ज़हन में रखनी है, फिर आपको ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स भी समझ आ जाएंगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हो वो पॉजिटिव कंसीडर करनी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो वो नेगेटिव कंसीडर करनी। सो सिंगल शीट का फॉर्मूला, बुक वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, अगर फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और इसी से फील्ड, अब देखें इस साइड पे पॉजिटिव से अवे जाएगी ना लाइन, लेकिन है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो यही फॉर्मूला माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
अब आपके लिए कितना आसान हो जाएगा समझना कि अगर यही चार्ज नेगेटिव है सिंगल शीट पर, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द शीट होती या टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, तो इसकी डायरेक्शन देखें, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस साइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो प्लस साइन। तो ये दो डायग्राम्स गौर से समझनी है और सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन कर लेंगे। अब मैं दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने लगूँ। अगर दोनों शीट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो पहले आप सिंगल शीट की वजह से फील्ड्स को नेम कर लें। देखें, इस पॉजिटिव की वजह से ये जो लाइन निकल रही है ये पॉजिटिव के लिए E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल शीट को सपोज करना है, एट द एंड में रिजल्ट दूंगा आपको सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसी शीट की वजह से दूसरी तरफ जो फील्ड निकल रही है माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला केस आ जाएगा। ऑलराइट, इसी तरह जो दूसरी प्लेट है उसमें भी इसी तरह पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। अब सवाल उठता है कि व्हाट विल बी द फील्ड बिटवीन द टू सिमिलरली चार्ज प्लेट्स। तो गौर से देखें, ये पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हो रही है, ये नेगेटिव फील्ड क्रिएट हो रही है, दोनों को सम अप करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0। तो यही बात ज़हन में रखनी है आपने कि अगर सिमिलर प्लेट्स होंगी बच्चों, ये सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 हो जाएगी। बट उनकी साइड्स पर फील्ड 0 नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? इस प्लेट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेट की वजह से भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ को प्रोसीड हो रही। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो सेम डायरेक्शन में हैं, अलग अलग प्लेट्स है। ये वाली मैंने ये वेक्टर इस प्लेट की वजह से मेंशन किया है, ये वेक्टर इस प्लेट की वजह से मेंशन किया हुआ। तो दोनों को ऐड अप करें तो माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह राइट साइड पे एक फील्ड इस प्लेट की वजह से और एक फील्ड इस प्लेट की वजह से, दोनों को ऐड अप करें तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिंप्लीफाई कर ले रिजल्ट्स को। अगर दोनों फील्ड्स या दोनों प्लेट्स सिमिलरली चार्ज्ड हैं, एक जैसे चार्ज के साथ चार्ज की हुई हैं, तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, साइड्स पे फील्ड 0 नहीं होगी। और अब हमारा सबसे ही इम्पॉर्टेंट केस जो बुक पे एप्लीकेशन भी है, बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, यानी एक प्लेट ये ला के रख दी, एक प्लेट ये यहाँ पे प्लेस कर दी। तो सबसे पहले दरमियान को देखें, पॉजिटिव से अवे जानी है फील्ड, नेगेटिव में टुवर्ड्स जानी है। सिर्फ इन दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसकी फील्ड को भी हम प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, इसकी फील्ड को भी प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कहेंगे। और दरमियान में अब कितनी फील्ड है, दोनों को ऐड अप कर दें। ऐड करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और बुक पे आप गौर करें तो आपको सेम यही फील्ड मिलेगी, यही आंसर मिलेगा। अब इस आंसर का जो अगला एक पैरामीटर आपने समझना है वो ये कि ये आंसर हमें एक बड़े काम की चीज़ बता रहा है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू बड़ा मज़े का बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने ओरिजिनेट होना है पॉजिटिव से और एंड किस पे होना है, नेगेटिव पे। तो दैट वुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एरो आप कहीं भी लगा सकते हैं। चूंकि दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहता है कि सिर्फ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही जो फील्ड्स के दरमियान है। तो आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी, लेट्स से पॉइंट सी आप बिल्कुल मिडिल में रख लेते हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो आप ये ना सोचने लग जाएंगे ये पॉइंट पॉजिटिव प्लेट के करीब है तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नो, पॉइंट ए, बी, सी, वट एवर द पॉइंट्स इज बिटवीन द प्लेट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड will remain same at all the points in between the parallel plates, only in between the parallel plates। अदरवाइज सिंगल चार्ज है या सिंगल चार्ज को आपने एडअप किया हुआ है तो जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाएंगे फील्ड कम होना शुरू हो जाएगी। बट ये केस सिर्फ पैरेलल प्लेट्स के अंदर है स्टूडेंट्स, कि किसी भी पॉइंट ए, बी और सी पे पूछा जाएगा तो याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के अक्रॉस एक प्लेट को पॉजिटिव रखा जाता है तो दूसरी प्लेट को नेगेटिव, यानी एक हाई पोटेंशियल होता है तो दूसरा लो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए।
अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इन दोनों के आपस में इंटर रिलेशनशिप पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अगेन मैं ताकीद करूँगा कि आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप एक दफ़ा पहले जो FSC स्कोप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर है उसे गौर से सुने। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव पोटेंशियल इज़ टेकन एज ए हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज़ टेकन एज ए लोअर पोटेंशियल, नंबर 1। नंबर 2, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चार्ज है ये नेगेटिव प्लेट के साथ लेट्स से कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल इस वक्त हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज Q। तो चलें थोड़ा सा और रिकॉल कर देते हैं कि ये आपके पास ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे एक बॉल पड़ी हुई है। अब इस बॉल का मास m है, तो देखिए इस बॉल के पास इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय m इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट A। सिमिलरली अगर हम इसको किसी हाइट पर लेकर जाना चाहते हैं तो हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। और जब हम वर्क करेंगे स्टूडेंट्स तो वी विल टेक इट टू अ हायर पॉइंट, तो अब हम कहेंगे कि इसी मास की पोटेंशियल एनर्जी है UB, तो इसको हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को यानी दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को यूँ लिख सकते हैं VB माइनस VA इक्वल्स टू UB ओवर Q माइनस UA ओवर Q। फिर हम इसको डेल V इसे डेल U लिख सकते हैं। अब जो चेंज ऑफ एनर्जी है वो पॉसिबल तभी हो सकती है ना जब क्या हुआ हो, वर्क। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो आपने पढ़ा हुआ है कि वेन एवर वर्क इज डन देर इज अनदर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी और देर इज आइदर अ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। So electric potential is defined as work done on unit positive charge in an electric field. Done? तो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं W ओवर Q, वर्क का यूनिट जाउल, चार्ज का कूलम। और ये बड़ी अहम बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदद स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इसी इक्वेशन को W ओवर Q में हम वर्क को इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं एनर्जी के। सो अगर हम यहाँ पे एनर्जी पुट करते हैं और चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू Q डेल V। बहुत सिंपल सा इसका प्रॉब्लम है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव प्लेट के करीब रखें तो रिपल्शन की वजह से ये इसको धकेलेगा, तो ये चार्ज क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी। कितनी गेन करेगा, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल V। अब Q चार्ज की क्वांटिटी है और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी अगर V2 0 वोल्ट पर हो और V1 100 वोल्ट पर हो तो ऑटोमेटिकली आप डेल V की जगह 100 जो है वो प्लेस कर देंगे। इसी तरह अगर एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के करीब है और आपने उसको लेकर जाना है पॉजिटिव के करीब, तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा। सो इस सिचुएशन में अ चार्ज विल गेन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी को भी आप फाइंड कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ Q डेल V। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स के अब हम अगर चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का Q डेल V जो है वो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है, इसको याद रखना है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी पे अगर आ जाएं तो हमें स्मॉलेस्ट चार्ज पर जाना पड़ेगा और स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाएं जो न्यूमेरिकल नंबर्स में हो। तो स्मॉलेस्ट चार्ज किसके इक्विवेलेंट होता है, E के, और साथ वोल्टेज भी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टूडेंट्स एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कंसीडर होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैवर्स करे, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये नंबर आपने वैसे भी याद किया होता है FSC में, तो ये याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच जाउल्स, और इसी को उल्टा दें, यानी इस वैल्यू को इधर डिवाइड करें तो 1 जाउल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इन दो पॉइंट से एक बात गौर से समझें स्टूडेंट्स कि अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर देन द पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिमिलर चार्ज करीब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, याद रखें, और अगर ऑपोजिट चार्ज करीब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। एक तो ये प्रॉब्लम्स के लिए याद रखनी है सिचुएशन। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, KQ ओवर R
इसमें भी चूंकि के इन्वॉल्व है, ठीक है, तो मीडियम डिपेंडेंसी है, पोटेंशियल किसी भी इंसुलेटर की मौजूदगी से कम हो जाता है। अब पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो एक बड़े काम की बात याद रखनी है, अगली स्लाइड में उसका मैं हवाला भी देता हूँ कि वो क्यों याद रखनी, कि पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉइंट P पर, यानी पॉजिटिव चार्ज से कोई डिस्टेंस R पर एक पॉइंट P है, तो वहाँ पोटेंशियल होगा प्लस के क्यू ओवर R। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज से फाइंड करेंगे तो इसी पॉइंट P पर जो R डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ पे पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू ओवर R। तो चूंकि ये स्केलर है तो पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बी नेगेटिव, और हर तरफ, मतलब इस तरफ भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा, ये भी इस तरफ भी होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन का कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करना, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया। और फिर MD-CAT में इस तर्ज का क्वेश्चन जो है वो पिछले साल आ चुका है, ठीक है, कि सिंपल आपको एक चार्ज गिवन है, एक डिस्टेंस गिवन है, और आपने उस डिस्टेंस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल इज़ KQ/R, ठीक है। मैं फिर सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश किया करें कि 10 की पावर्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को कन्वर्ट करें। अब 9 1 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4.5। 9 - 6 3, 3 + 2 5, तो 4.5 × 10⁵ वोल्ट ही इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशंस को। स्टूडेंट्स, इसी से नेक्स्ट आता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले वर्ड ग्रेडियंट को अच्छी तरह समझ लें। जब भी कोई चीज़ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी करे, मोस्टली तो होता है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन अगर कोई चीज़ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी कर रही हो तो मोस्टली हम इसको ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे आप ज़मीन से बुलंदी की तरफ जाएं तो टेम्परेचर चेंज होगा। अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, यानी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसकी डेरिवेशन आप बुक से देखें, मैं फाइनल रिजल्ट से आगे चलूँगा। E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है, कि नेगेटिव साइन शो करता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रखना है। यानी जिस सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना है वो सिमत लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने वाली हो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इसी फॉर्मूला को आप शॉर्टली E इज इक्वल टू V ओवर D भी लिख सकते हैं, जो कि कैपेसिटर में यूज़ भी हुआ है। अब इस बात की मैं कुछ और दलीलें देता हूँ। देखें, आपके पास एक प्लेट अगर प्लस 1300 वोल्ट और एक प्लस 800 वोल्ट पर है, तो हैं तो दोनों पॉजिटिव, बट इनके दरमियान चूंकि इक्वलिटी नहीं है, लिहाजा फील्ड एग्जिस्ट करेगी। किस सिमत में करेगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव की तरफ। सिमिलरली ये -1300 है, ये -800 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेट से उस प्लेट की तरफ होगी, यानी फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, यानी -1300 वोल्ट से ग्रेटर नंबर क्या है, -800। तो अगली बात तो वैसे अंडरस्टूड है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट हो तो फील्ड हमेशा पॉजिटिव से किस तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन आता है कि दो प्लेट्स हैं जिनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है 4000 न्यूटन पर कूलम और डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर। अब यहाँ पर एक बात, ऐसे सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज़रूर मेंशन होगी। वो कहता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट रखनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बताएं अपवर्ड प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए कि जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अपवर्ड रखना है तो इसका मतलब है कि ये आंसर 6 वोल्ट से कम होना चाहिए। इट मीन्स 6 वोल्ट हाई पोटेंशियल है और इसके मुकाबले में ये लो पोटेंशियल आएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना, इन दो इंफॉर्मेशंस की मदद से आप ये जान सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो डेल V इज इक्वल टू ED, यहीं से ये R इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें या ये इक्वेशन देखें तो V इज इक्वल टू ED बन रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे 4 मिलीमीटर को 4/1000 भी लिख सकते हैं, कैंसिल किया 16 वोल्ट। अब एक चीज़ पता चल गई
कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो कितने वोल्ट्स का है, 16 वोल्ट का। डेल वी इज इक्वल टू 16 वोल्ट। लेकिन याद रखें ये तो डिफरेंस है, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी कि इन दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो आंसर 16 आए। उसके लिए आपने क्या करना है, ये पॉइंट इंतहाई तवज्जो से अपनी सारी तवज्जो इधर रखनी। डेल्टा वी इज इक्वल टू 16 वोल्ट। अब इस डेल्टा वी को आपने क्या करना है, आपने रखना है हाई माइनस लो की सिमेट्री में। अब चूंकि हमें पता है कि यहाँ पोटेंशियल लो होना चाहिए, तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 16 वोल्ट। ठीक है, अब वी बी हमने फाइंड करना है, तो हम वी बी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 16 को इस तरफ लाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। -6 -16 आंसर आया -22 वोल्ट। तो -22 वोल्ट ये पोटेंशियल। अब आप ज़रा इस कैट कंडीशन को देखें, ये है लेस नेगेटिव, ये है मोर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेस से किस तरफ है, मोर की तरफ। ये है लेस नेगेटिव, ये है मोर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेस से किस तरफ, मोर की तरफ। अब बिल्कुल इसके उलट, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफरेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रेंथ की हो लेकिन उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, तो इसका मतलब है कि अब ये पोटेंशियल हाई होगा और ये पोटेंशियल लो होगा। अब हम जब डेल वी इज इक्वल टू 16 वोल्ट्स लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ लेकिन मैं दोबारा कर देता हूँ। अब डेल वी इज इक्वल टू 16 वोल्ट्स लिखेंगे तो हम हाई माइनस लो लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 16। अब वी बी फाइंड करना है, यानी इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, तो 16 और ये उस तरफ जाके प्लस वी ए हो जाएगा। तो वी बी इज इक्वल टू 16। अब वी ए की वैल्यू कितनी है, -6, तो वी बी का आंसर कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो बच्चों आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी कि पोटेंशियल किस पॉइंट का कौन सा रखना है, और फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई से किस तरफ होगी, लो की तरफ। तो इस स्लाइड को 1-2 दफ़ा सुने दोबारा रिपीटेडली, अगर आपको क्लियर हुई नहीं है बात। रिकॉर्डिंग का ये फ़ायदा है कि आप रिवर्स करके बार बार चीज़ें सुन सकते हैं। इस पॉइंट को खुद प्रैक्टिस करें, 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा प्रैक्टिस करें जब तक आपके फुल रिफ्लेक्सेस नहीं बन जाते। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक सिचुएशन आती है कि आपसे पूछा जाता है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी जाती है कि एक चार्ज पार्टिकल Q को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड करने के लिए, यानी लेट से वो ऑयल ड्रॉपलेट है, जैसे मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में होता है, तो अगर उसको फ्रीली छोड़ देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो तो फॉल करेगा डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसका वेट डाउनवर्ड करेगा एक्ट mg। अब उसे अगर हमने सस्पेंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन रखनी पड़ेगी अपवर्ड, ताकि सस्पेंशन हो सके। तो इसके 2 केसेस मैं आपको बताता हूँ, एक तो इक्वालिटी वाला और एक इनइक्वालिटी वाला। नंबर 1, ये आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। अब एफ नेट का हम फॉर्मूला लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ जी, या टोटल फोर्स कर लें, एफ टोटल इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ जी। स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रिक फोर्स चूंकि आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है रेदर देन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप दोनों में से कोई साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं। चलें हम कन्वेंशन के साथ चलते हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड है, यानी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, तो इसको आप पॉजिटिव कंसीडर कर लें। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, इसको नेगेटिव कंसीडर कर लें। अब ये नेगेटिव दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। थोड़ा सा मैं मुश्किल तरीके से इस तक लेकर आ रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं यहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि जी जितना डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है उतनी अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है, तो सिस्टम बैलेंस है, तो एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। बट ये सिचुएशन इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको मैंने एक बड़ा अहम MCQ समझाना है। तो एफ ई क्या होता है, क्यू ई, एफ जी क्या होता है, एम जी। तो एक तो आप यहाँ से क्यू ई इक्वल्स टू एम जी का बैलेंस याद रखेंगे, इससे आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है बुक का। फिर E इज इक्वल टू वी ओवर डी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, E इक्वल्स वी ओवर डी। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको चार्ज इलेक्ट्रॉनिक दिया है तो आप Q की जगह क्या लिख सकते हैं, E, तो ये ई वी ओवर डी इज इक्वल टू एम जी बन जाएगा। ये तो सिचुएशन हो गई जहाँ पर कंडीशन बैलेंसड है। स्टूडेंट्स, FSC के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था
कि मिलीगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अप्रेटिस में हमने एक पार्टिकल को सस्पेंड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को एग्जैक्टली ऑपोजिट करके इन द डायरेक्शन ऑफ जी कर देते हैं, यानी बिल्कुल इक्वल टू एम जी कर देते हैं, तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी? एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ जी, एम ए इक्वल्स क्यू ई प्लस एम जी। इफ एफ ई इज रिवर्स्ड एंड बिकम्स इक्वल टू एम जी, तो हम क्यू ई की बजाय भी क्या लिख सकते हैं? एम जी। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को रिवर्स करके किसके इक्वल कर दिया? वेट के। तो हम क्यू ई की बजाय क्या लिख सकते हैं? एम जी। नाउ वी विल राइट एम ए इक्वल्स टू क्यू ई की जगह भी एम जी, ये भी एम जी, 2 एम जी हो जाएगा। एम से एम क्या हो रहा है? कैंसिल, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी डबल। यानी अगर इस इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को एग्जैक्ट रिवर्स कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन 2 टाइम्स हो जाएगी। प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाती है तो आप किस इक्वेशन से इसको स्टार्टअप करेंगे। तो ये होगी बैलेंस कंडीशन। अब कुछ और पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह एक छोटा सा पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, बस आपने एक वर्ड यूज होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये आपके पास एक प्लेन एरिया है, तो स्टूडेंट्स ये सारे का सारा प्लेन एरिया इक्वल पोटेंशियल पर है, ठीक है। हाँ, अगर कहीं थोड़ी सी ऊंचाई है तो ये डिफरेंट पोटेंशियल है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इलेक्ट्रिसिटी में उस सरफेस को कहते हैं अलोंग विच वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मास को आप यूं डिस्प्लेस कर रहे हैं और आप कहें कि जी व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड है। अब इसकी वजह से जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो एंगल हर पॉइंट पे कितना बनेगा? 90 डिग्री। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग या इक्वल बैलेंस लेवल रोड के ऊपर कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं होगा। अब दो बातें यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अगर तो आप अपनी फोर्स को देखें, ठीक है, आप अगर अपनी फोर्स को कंसीडर करेंगे, जी आप धक्का लगा रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, W बाय आप वो नॉट इक्वल टू जीरो है। लेकिन अगर आप देखें ये कहें कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक प्लेन सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? पहले तो डेफिनेशन माइंड में रख लें। सरफेस अलोंग विच वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब मिसालें दूंगा, समझ आ जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इससे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, हर डायरेक्शन में निकल रही हैं। हम इससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस r पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसे v1 कह लें। इसी सरफेस पे आगे जाते जाएं, ये भी तो उतनी डिस्टेंस पर है, इस पे v2 कह लें। फिर इसी सरफेस पे मूव करते रहे, ये भी उतने डिस्टेंस पर है, इसे v3 कह लें। तो आपके सामने क्लियर नहीं हो रहा कि v1, v2 और v3 तीनों इक्वल है। तो ये कौन सा सरफेस बना? इक्विपोटेंशियल। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो वो तो पॉजिटिव से यूं स्ट्रेट लाइन में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ क्या नज़र आ रहे हैं? परपेंडिकुलर। फिर आपके पास फॉर एग्जांपल एक लाइन ऑफ चार्ज है, उसके गिर्द आप एक सिलेंड्रिकल शेप में एक इमेजिनरी सरफेस जो है ना ड्रॉ कर लें। अब चूंकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस पूरी लाइन से एक ही डिस्टेंस पर है, तो ये सारी लाइन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल की क्या होगी? परपेंडिकुलर। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है, अब एक सिमिलर डिस्टेंस के ऊपर तमाम पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं, तो देयर इज नो फील्ड अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, फील्ड इज ऑलवेज अक्रॉस द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अलोंग का वर्ड यूज होता है पैरेलल के लिए, अक्रॉस, ठीक है, ये यूज होता है परपेंडिकुलर के लिए। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं सड़क की डायरेक्शन में, तो आप अलोंग द रोड जा रहे हैं, और अगर आप सड़क को क्रॉस कर रहे हैं तो आप अक्रॉस द रोड जा रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस याद रखना है क्योंकि इससे अब कुछ बातें मैं और समझाऊंगा आपको।
स्टूडेंट्स, इसी तरह कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है बट पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता, और इसी तरह कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती। फर्स्ट केस कि जहाँ वो पॉइंट्स जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो नहीं है, मिसाल के तौर पे हमने जो गॉसेस लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, ज़ीरो। नाउ जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये सरफेस पे पॉइंट ए है और इंटीरियर में पॉइंट बी है। अब देखना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ ज़ीरो है, क्या इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो है? तो वी विल यूज़ द इक्वेशन डेल वी इक्वल्स टू ई डेल आर। अब चूंकि इनसाइड द स्फीयर ई ज़ीरो है तो डेल वी का आंसर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी वी ए इक्वल्स टू वी बी का मतलब है कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही सारा पोटेंशियल इंटीरियर में है। इट मीन्स कि अगर सरफेस पे पोटेंशियल 80 वोल्ट्स है बच्चों, तो सेंटर में भी या पूरे स्फीयर के अंदर कहीं भी जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 80 वोल्ट होगा। बट इन द ऑपोजिट सेंस, सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसकी एक और दलील ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट करती है, सेम पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो हेयर द रिजल्ट इज ई इज ज़ीरो बट वी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंडली, फर्ज करें आपके पास दो सिमिलर चार्ज है और दोनों पॉजिटिव हैं। अब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, रिजल्ट सेम होगा। आपने एक पॉइंट P पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, 1 की वजह से भी और 2 की वजह से भी। अच्छा, चार्ज 1 की वजह से आपने डायग्राम देख ली है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और पॉइंट तक दोनों का डिस्टेंस सेम dd है। अब 1 की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 kq/d², इसको मैं E नॉट कह देता हूँ। 2 की वजह से F2 या E2 kq/d², इसको भी E नॉट कह लेते हैं। Now what is the total electric field at point P? E total is equal to E नॉट माइनस E नॉट। अब मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा? वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और इसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। याद रखें, चार्ज एक जैसे हों तो पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होगा। ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन वाला हिसाब ही है। अगर चार्ज इक्वल हैं तो पॉइंट सेंटर में होगा, अदरवाइज अनइक्वल हो तो छोटे चार्ज के करीब ये पॉइंट ज़ीरो होगा। तो ई टोटल ज़ीरो हो जाएगा। अब देखें, ये पॉइंट P है दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान, बट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। देखना ये है कि क्या पोटेंशियल भी ज़ीरो है। तो मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन जो भी हो, क्योंकि पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल स्केलर है। तो पॉइंट P पर 1 की वजह से पोटेंशियल kq/d, 2 की वजह से भी पोटेंशियल kq/d, दोनों को पॉजिटिव रखना है। वजह फिर कह रहा हूँ, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल स्केलर है, तो पॉजिटिव नंबर की वजह से ये पॉजिटिव ही होगा। तो क्या है पॉइंट P पे टोटल पोटेंशियल, V नॉट प्लस V नॉट 2V नॉट। तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन ज़ीरो बट एट दैट मिड पॉइंट V इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली मैंने इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको क्यों पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे मैंने कहा कि जिस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है उस सरफेस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अलोंग इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट पोटेंशियल तो एग्जिस्ट कर रहा है, अगरचे वो इक्वल ही है। तो अगेन अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वो केस था जहाँ E ज़ीरो है बट V ज़ीरो नहीं है। अब एक केस जहाँ V ज़ीरो होता है बट E नहीं, वेरी सिंपल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। आपके बुक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक जहाँ ख़त्म होता है ना, वहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ये सेम वही एग्जांपल है। पॉइंट है P, बट अब की बार एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तो दोनों एक जैसे थे। तो पॉइंट P पर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड kq/d E नॉट कह दिया, 2 की वजह से फील्ड kq/d E नॉट कह लिया। अब गौर करना है, ये फील्ड की डायरेक्शन, ये फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन क्या सेम, दोनों को प्लस रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 2E नॉट। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, बट पोटेंशियल पे आ जाए, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, लेंगे सब्ट्रैक्शन, सम अप करेंगे, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वो एक केस है
जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ज़ीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ तक डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड।